दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या समस्याएं आती हैं और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, तो आज इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने रेफरेंस के तौर पे संदीप गर्ग की बुक ली हुई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 की। तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर आप मेरे सिर्फ पॉइंट्स को भी समझेंगे या सुनेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक पे हेल्प मिलने वाला है। तो आइए समझते हैं जो ये हमारा टॉपिक है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर, प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है, कैसे है। सबसे पहली जो बात यहाँ कहता है कि द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, उसमें सबसे पहली बात आती है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज वो इनसफिशिएंट है, मतलब कि वो सफिशिएंट नहीं है। इसमें कहता है द रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. Due to this, the facility for the formation of human capital have been remained grossly inadequate. जो रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो कम पड़ रहे हैं। कहने का मतलब कि आप अपने देश में ही देख लें, हॉस्पिटल कम है, आपके स्कूल कम है, माइग्रेशन अगर कोई करता है एक प्लेस से दूसरे जगह पे तो उसके लिए रहने के लिए घर वगैरह सब कुछ कम पड़ जाता है। जिस तरीके से अपने देश में शहरीकरण हो रहा है उस तेजी से, उस रैपिड तरीके से हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है और किया भी है, लेकिन उसके बाद भी जो एक 60-70 साल का जो गैप आ गया था उस गैप को अब 10-12 साल में फिल नहीं कर सकते। इट विल टेक सम टाइम, ये कुछ समय लेगा। हाँ, लेकिन एक होप है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट राइट नाउ ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सीरियस इनएफिशिएंसी का से मतलब है यहाँ पे लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज एज कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल आर ईदर नॉट मेड यूज ऑफ और अंडर यूटिलाइज्ड। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, उसके बाद भी उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसके कई वजह हैं। पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ स्किल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ट्रेंड होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसके भी पीछे कई रीज़न है, लेकिन फिर अगर मैं उस पर जाऊँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा सोशल इशू बन जाएगा, और फिर मैं नहीं चाहता कि फिर वो बात यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक पहुँच जाए। अगर आप मैं आपका 2-3 मिनट समय लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जिनके पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, और वो ज्वाइनिंग से पहले ही सैलरी की डिमांड करते हैं कि उन्हें इतनी सैलरी चाहिए। अब इस कंडीशन में ना तो उन्हें कभी जॉब मिल पाता है, ना तो कभी उन्हें एक्सपीरियंस हो पाता है, और ना तो कभी वो अपने आप को इस लायक बना पाते हैं कि वो कुछ इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये एक मैंने छोटा सा आपके सामने एग्जांपल रखा, आप अगल बगल देखते भी होंगे, तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन है। ब्रेन ड्रेन नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम भारत में रही है वो अपने आप में बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है कि लोग यहाँ पढ़ते लिखते हैं और फिर जॉब करने के लिए विदेश चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो एक अहम मुद्दा मुझे ये भी लगता है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसको आप रहने दें, ये पॉइंट मुझे अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन है। हाई राइज ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर ऐसी बात है तो चीन कैसे आगे निकल गया। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है या मुझे लगता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो मैं उसे हटा देता हूँ। सेवरल इम्बैलेंस की बात करें तो ये सही रीज़न है, ये जेन्युइन रीजन है कि ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। दोस्तों ये 100% सही है। हमारे देश में एक चीज मैंने देखा है कि सरकार हायर एजुकेशन के नाम पे जितना पैसा खर्च कर रही है उसका इस्तेमाल वहाँ उस तरीके से नहीं हो पाता है। पहले तो आप समझिए कि हायर एजुकेशन में किसको लिया जाता है,
हमारे देश में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो चलता है प्राइमरी लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर हायर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, और फिर जो है आपका हायर एजुकेशन में हम लोग आते हैं। हायर एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, इनको काउंट किया जाता है हायर एजुकेशन की कैटेगरी में। इसके बाद वो जीआरएफ करे, एसआरएफ करे, पीएचडी वगैरह करे, जो करना है सो करे। बट यूजी से लेके उसके आगे तक की जो आप पढ़ाई देखते हैं वो सारा का सारा हायर एजुकेशन में काउंट होता है। हमारे देश का कुछ ऐसा सीन है जहाँ पे हायर एजुकेशन में जितना पैसा खर्चा हो रहा है उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। किसके तरफ से? वहाँ पे जो स्कॉलर है, वहाँ पे जो स्टूडेंट है, वहाँ पे जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वैसा रिस्पांस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो इकोनॉमी को फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। जबकि सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है इस हायर एजुकेशन पे थ्रू यूजीसी। तो यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को तो पैसे बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ से आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, ये भी बहुत सही बात कही गई है कि यहाँ पे मैन पावर की कोई प्लानिंग नहीं है। डिमांड कितनी है, डिमांड ज़्यादा है या डिमांड नहीं है, या डिमांड कितनी है, इस पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है। सप्लाई हो रही है, किस तरह की कंपनी को किस तरीके के प्रोफेशनल्स चाहिए, इस पर भी ध्यान नहीं जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कंपनियां तो अब ये तक कहने लगी हैं कि वो जिसको हायर करती हैं वो कुछ दिन में उस कंपनी को इसलिए छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसका कहना है कि उसे हफ्ते में 3 दिन छुट्टी ही चाहिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपका समय लेना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन होता है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो फ्रेशर्स जा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में वो उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं। देखिए, आपको ये बात समझनी होगी, अगर आप कहीं नए हैं या किसी नए जगह काम करने के लिए जा रहे हैं तो बेशक आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप उसको अच्छे से नहीं जानते हैं, उस जगह को आप अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, उस इन्वायरमेंट में अभी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो अगर वहाँ पे आपका जो हायर अथॉरिटी है वो आपसे कहती है कि थोड़ा काम ज़्यादा कर लो तो आप कीजिए, बिकॉज इससे आपको ही एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज फिर वही हालत होगी जो थोड़ी देर मैंने पहले कही थी कि नॉलेज नहीं है लेकिन ज्वाइनिंग से पहले सैलरी की बात करते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, ये मैं मानता हूँ। हमारे देश में आज भी बच्चों को मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जाता है, ना कि उन्हें नॉलेज गेन करने के लिए कभी प्रेशर दिया जाता है। हमारे देश में डिग्री होल्डर ही बड़ा होता है, ना कि नॉलेज होल्डर। और यहाँ पे एक बात कही कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन द परफॉर्मेंस इज पार्टिकुलरली अनसेटिस्फैक्टरी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारे देश इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पिछड़ गया क्योंकि हमारे देश में आज भी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी लर्निंग कैपेसिटी या उसकी क्रिएटिविटी पे या उसके इनोवेशंस पे या उसकी किसी भी तरह की दूसरी एक्टिविटी पे उतना फोकस नहीं होता है। तो ये एक रीज़न है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो इसमें से किसी 5 पॉइंट्स को आप ले लीजिए, पिक कर लीजिए, और इन 7 पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। किसी भी 5 पॉइंट्स को पिक कर लें, उस पर आप 30 to 40 वर्ड्स लिखिए, तो 200 वर्ड्स आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स, यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। तो आपको अगर कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ज़रूर बताइए, और अगर किसी को नहीं समझ में आया ये पॉइंट तो वो भी मुझे कमेंट करें, तो मैं इसको और थॉरली आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।